सज्जनों नमस्कार, जय सिया राम। अपने चैनल पर पुनः आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, कल हमने भद्रा का विस्तृत वर्णन किया था, जिसे आप अच्छी तरह भली भांति अवगत हो गए होंगे। तो आज विक्रमी संवत 2083 और शक संवत 1948 में मुख्य मुख्य ग्रहों का राशि संचार तथा उदय, बृहस्पति और शुक्र का उदय अस्त और अधिक मास का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं विक्रमी संवत के बारे में। तो सज्जनों, विक्रमी संवत चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और तथा शक संवत, जिसे शाके भी कहते हैं, वो मेष संक्रांति से प्रारंभ होता है। अर्थात एक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से और दूसरा मेष संक्रांति से प्रारंभ होता है, जिसे आप अच्छी तरह से इसका विशेषकर ध्यान देना चाहिए। तो सज्जनों, तो इस वर्ष, जैसे आपको सभी को मालूम होगा, रौद्र नामक संवत्सर है, जो पूरे वर्ष भर संकल्प इत्यादि में प्रयुक्त होगा। तो सज्जनों, इस वर्ष में अधिक मास ज्येष्ठ मास में है, जो कि 17 मई से प्रारंभ होगा और 15 जून तक अधिक मास रहेगा। उसके बाद ज्येष्ठ शुद्ध मास प्रारंभ हो जाएगा। और बृहस्पति, जो कि सौरमंडल के राजा हैं, वो इस संवत्सर में 3 राशियों में संचार कर रहे हैं, अर्थात मिथुन राशि में और कर्क राशि में और सिंह राशि में। अर्थात बृहस्पति का 3 राशियों में गोचर करना तो सौरमंडल और भूमंडल के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि जब राजा ही अनेक जगह भ्रमित कर रहा है, अनेक राशियों में भ्रमित कर रहा है, तो अनिश्चितता की संभावना बनी रहती है। तो सज्जनों, और शनि महाराज पूरे वर्ष संवत्सर भर मीन राशि में ही रहेंगे। राहु और केतु 5 दिसंबर तक, राहु 5 दिसंबर तक कुंभ राशि में, उसके बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और केतु 5 दिसंबर तक सिंह राशि में ही रहेंगे, उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सज्जनों, जो बृहस्पति इस वर्ष 1 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और उसके बाद सिंह राशि में बृहस्पति प्रवेश करेंगे 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर से प्रारंभ कर जाएंगे सिंह राशि में, जो कि 24 जनवरी 2027 तक सिंह राशि में ही रहेंगे। उसके बाद पुनः वक्री होकर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस प्रकार बृहस्पति 3 राशि में इस प्रकार से गोचर कर रहे हैं। और 1 जून तक बृहस्पति सिंह राशि, जो मिथुन राशि में हैं, उनकी दृष्टि इस प्रकार से रहेगी। 1 जून तक बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति महाराज की दृष्टि तुला राशि पर, धनु राशि पर और कुंभ राशि पर रहेगी। उसके बाद जो ही 1 जून के बाद वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तब उनकी दृष्टि, जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, उनकी दृष्टि वृश्चिक राशि में, मकर राशि में और मीन राशि पर रहेगी। और जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तब उनकी दृष्टि धनु राशि में और कुंभ राशि में और मेष राशि में रहेगी। तो इस प्रकार फिर पुनः जब कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तब उनकी दृष्टि फिर रहेगी वृश्चिक राशि में, मकर राशि में और मीन राशि पर। तो इस प्रकार बृहस्पति की दृष्टि इन्हीं राशियों पर रहेगी। तो शनि महाराज की दृष्टि पूरे संवत्सर भर वृषभ राशि में, क्योंकि मीन राशि में, तीसरी दृष्टि वृषभ राशि में होगी, और 7वें दृष्टि उनकी कन्या राशि में होगी, और 10वीं दृष्टि उनकी धनु राशि में होगी। तो इस प्रकार इनकी दृष्टि का हमने वर्णन कर लिया है। अब राहु और केतु का वर्णन करते हैं। तो 5 दिसंबर तक राहु की दृष्टि, क्योंकि राहु की दृष्टि 5, 7, 9 इन राशि में होती है। अच्छा, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि होती है। तो सज्जनों, तो राहु महाराज की दृष्टि, तो अगर कुंभ राशि में है, तो उनकी पंचम दृष्टि उनकी मिथुन राशि में होगी, सप्तम दृष्टि उनकी सिंह राशि में होगी, और नवम दृष्टि उनकी तुला राशि में होगी। और उसके बाद
फिर वो 5 दिसंबर को फिर वो कुंभ मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, फिर उनकी दृष्टि भी बदली हो जाएगी। और केतु जो अभी वर्तमान में सिंह राशि में है, तो उनकी दृष्टि भी इस प्रकार रहेगी। उनकी पंचम दृष्टि धनु राशि में रहेगी, सप्तम दृष्टि कुंभ राशि में रहेगी, नवम दृष्टि मेष राशि में रहेगी। उसके बाद उनकी दृष्टि जब वो कर्क राशि में जाएंगे बदली हो जाएगी। तो इस प्रकार सारे ग्रहों की दृष्टि के बारे में आपको जानकारी दे देगी, जिससे आप भली भांति अवगत हो गए होंगे। अब उसके बाद बृहस्पति और शुक्रदेव इस संवत्सर में केवल एक ही बार उदय और अस्त हो रहे हैं, जिसका वर्णन इस प्रकार है। 16 जुलाई को बृहस्पति देव 16 जुलाई को पश्चिम में अस्त होंगे और 11 अगस्त को पूर्व दिशा में उदय होंगे, तथा शुक्रदेव 12 अक्टूबर को पश्चिम अस्त होंगे तथा 29 अक्टूबर को पूर्व में उदय हो जाएंगे। तो एक ही बार उदय और अस्त है। तो सज्जनों, इस साल 7.5 जो इस संवत्सर में 7.5 है, कुंभ राशि में, मीन राशि में और मेष राशि में, ये तीनों राशि में 7.5 बनी रहेगी। और शनि की ढैया जो है वो सिंह राशि में और धनु राशि में बनी रहेगी। तो इसके बाद सज्जनों, तो संवत्सर दिवस में चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश किया चंद्रमा ने। अतः मेष सिंह धनु राशि वालों को संवत्सर अपेट अर्थात चंद्रमा प्रतिकूल है। अर्थात जिनकी मेष सिंह धनु राशि है, अगर उनका कोई संस्कार होना है या उन्होंने कोई धार्मिक कार्यक्रम करना है, इन राशि वालों को उस धार्मिक कार्यक्रम को कराने से पहले या संस्कार करने से पहले, कोई भी संस्कार करने से पहले, तो उनके कष्ट निवारण के लिए, उनके शुभ फल प्राप्ति के लिए, चंद्रमा को अनुकूल बनाने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं, अन्न वस्त्र इत्यादि का दान करें। और मकर और कर्क वृश्चिक मीन राशि वालों को मेष संक्रांति के दिन में उनको अपेट है, अतः चंद्रमा मेष संक्रांति उनके लिए प्रतिकूल है। अतः मेष संक्रांति के दोष को दूर करने के लिए अगर उनका कोई संस्कार होना है या उनको कोई धार्मिक कार्य कराना है, तो इन राशि वालों को उस धार्मिक कार्यक्रम कराने से पहले या उस संस्कार को करने से पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं, अन्न और वस्त्र का दान करें, उसके बाद ही कोई धार्मिक कार्यक्रम या संस्कार कराएं। और कुंभ और मीन राशि, अच्छा, कुंभ में जिनका जन्म नक्षत्र पूर्वा भाद्रा में है, धनिष्ठा और सदविषा में जिनका जन्म है, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। जिनका जन्म नक्षत्र पूर्वा भाद्रा में है तथा जो मीन राशि है उनका, तो उनके लिए चाहे उत्तरा भाद्रा पूर्वा भाद्रा में उनका जन्म हो, चाहे उत्तरा भाद्रा में उनका जन्म हो, चाहे उनका रेवती नक्षत्र में उनका जन्म हो, तो उनके लिए जो मेष संक्रांति उनके वाम पाद में गई है। अर्थात कुंभ और मीन राशि वालों की मेष संक्रांति वाम पाद में है। अतः अरिष्ट निवारण के लिए उनको एक चांदी का भाया पाद बनाकर साथ में दही, चावल और वस्त्र और दक्षिणा का दान करें। और हो सकता है अरिष्ट निवारण के लिए जिसको कोई अधिक समस्या आ रही हो तो उनको रुद्राभिषेक भी कराना चाहिए। तो इस प्रकार विक्रमी संवत सन 2083 का संपूर्ण वर्णन, मुख्य वर्णन आज आपको के बारे में आपको जानकारी दी गई है। शायद आप इस जानकारी से लाभान्वित होंगे। तब तक मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत, हरि ओम तत्सत।